हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की ज्योग्राफी के 1 मार्क के क्वेश्चंस को कवर करेंगे बच्चों। तो ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन है बच्चों, ये ज्योग्राफी के जो पीजीटी ज्योग्राफी हैं हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मिस्टर अबरार अहमद सर ने तैयार किए हैं। तो ये पीडीएफ जो उन्होंने तैयार की है क्वेश्चंस ज्योग्राफी के, उनके तैयार किए हुए हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सब बच्चों से ये जो क्वेश्चंस हैं उसको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सब तक ये नॉलेज जो है उनकी वो पहुंच सके। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, जो हमारे ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, जो आने की संभावना है उसको हम यहाँ लेकर आए हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सिर्फ जो 7वां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उस चैप्टर को इसमें कवर नहीं किया गया है। उसके लिए मैं आपको अलग से जो उनके क्वेश्चन हैं उसको बता दूंगी अलग वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आज हम ये अपनी जो वर्कशीट है, जो वीडियो है हमारी, इसको हम तैयार करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो पहला जो चैप्टर आप सबका है बच्चों, वो है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास में निम्न में से कौन सा कथन संसाधनों के विषय में सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन संसाधनों के विषय में सही नहीं है। पहला, संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संसाधन सांस्कृतिक रूप से मान्य होता है। संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य होता है। या फिर संसाधन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होती है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो अगर हमें संसाधन बनाना है या कहीं से संसाधन है वहाँ से निकालना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसमें पूछा है कौन सा विषय सही नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो गया। अगला है, हमें मैच करना है, जैव संसाधन वनस्पति जगत, बिल्कुल ठीक है। अजैव संसाधन पशुधन, नवीकरणीय संसाधन जल, ये भी ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन कोयला, ठीक है, ये भी ठीक है। अजैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती, जो जीवित नहीं है, ठीक है, जो सजीव नहीं है, निर्जीव चीज़ें, जैसे चट्टान है, ठीक है, पहाड़ है। तो यहाँ पर बोला है पशुधन, तो पशु जो है वो तो एक सजीव चीज़ है, ठीक है ना, जानवर तो सजीव होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मेल नहीं खाता, वो है बी, अजैव संसाधन, क्योंकि वो अजैव संसाधन, पशुधन अजैव संसाधन नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जिनको हम 2 से 3 बार उसका हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा को भी हम कर सकते हैं, जल को भी कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है उसका अगर हमने एक बार प्रयोग किया तो हम उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। अब अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, जो व्यक्ति की खुद की अपनी संपत्ति होती है। तो शमशान भूमि जो है व्यक्ति की खुद की संपत्ति नहीं होती है, वो एक सामुदायिक जगह होती है जहाँ पर सभी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी उसका अपना मकान होता है व्यक्ति का, किसान का अपना खेत होता है और अपना कुआं भी हो सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो है हमारा स्टेटमेंट है, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, ठीक है। भूमंडलीय तपन, ये भूमंडलीय मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे ओजोन परत जो है वो हल्की होती जा रही है, पर्यावरण हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, ये सब चीज़ें इसके परिणाम हैं। तो क्या ये सही है, तो सी इसका आंसर होगा, क्योंकि 1 और 2 स्टेटमेंट जो दोनों हैं स्टेटमेंट, वो दोनों ही सही हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा संसाधन नियोजन का प्रमुख सोपान नहीं है। यानी कि जब हम संसाधन नियोजन करते हैं बच्चों, तो उस समय हम क्या क्या प्लानिंग करते हैं, संसाधनों को उस जगह से निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं। कुछ संसाधन किसी स्टेट में होते हैं, कुछ संसाधन किसी स्टेट में होते हैं, तो उनको हम किस तरह से नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो हम देश के विभिन्न भागों में संसाधनों की पहचान करके तालिका बनाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करते हैं, यानी कि हम टेक्नोलॉजी का और स्किल का इस्तेमाल करते हैं और हम एक आइडिया तैयार करते हैं कि हमें ये चीज़ें ऐसे करनी है। संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं से समन्वय करते हैं, ये भी ठीक है। नीति आयोग बनाना, ये गलत है, क्योंकि हम जब संसाधनों का नियोजन करते हैं तो हम नीति आयोग कुछ नहीं बनाते हैं। तो ऊपर की 3 बातें सही हैं, डी गलत है।
अगला है, संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए निम्न वाक्य किस महापुरुष ने कहे हैं। ये स्टेटमेंट बहुत आता है, ये किसने कहा है स्टेटमेंट, हमें ये बताना है। तो हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। यानी कि ये यहाँ पर पर्यावरण के बारे में बताया गया, जिस तरीके से आजकल लोग जो हैं पर्यावरण से कितनी चीज़ें, जैसे लकड़ी है, पर्यावरण से बहुत सारी चीज़ों का हमें विनाश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विनाश कर रहे हैं क्योंकि उनका लालच ही खत्म नहीं हो रहा। तो गांधी जी ने बोला है ये स्टेटमेंट, ठीक है, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी ने बोला है कि हम व्यक्ति की, हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो लालची व्यक्ति है उसको हम कभी भी संतुष्टि नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है 1987 की ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, जिसमें सतत पोषणीय विकास, यहाँ निकास लिखा हुआ है, ये वाह होगा यहाँ पे, विकास की संकल्पना प्रस्तुत की किस शीर्षक से प्रकाशित हुई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा साझा भविष्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भू उपयोग की निर्धारित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन सा भू उपयोग को निर्धारित करने वाला कारक नहीं है, तो इसका होगा उद्योग। वरना भू आकृति, जलवायु, मृदा, ये सब जो है ये एक भूमि को बनने में, ठीक है, भूमि के उपयोग में काम आते हैं। उद्योग जो है वो इसमें नहीं आता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय मृदा भूमि को भू उपयोग प्रारूप में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि को भू उपयोग प्रारूप में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम बंजर भूमि कहते हैं, क्योंकि उसका हमारे लिए कोई भी यूज नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है, तो वन रोपण, यानी कि जब वृक्षों को लगाते हैं तो उससे भूमि निम्नीकरण नहीं होता है। बाकी वृक्षों को काटने से या अति पशुचारण से या माइनिंग यानी खनन से भू निम्नीकरण जो है वो होता है। वन लगाने से भूमि निम्नीकरण नहीं होता। अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो वहाँ को वनों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो इसका आंसर होगा डी। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, ठीक है। काली मृदा जो है वो पठारी, जो दक्कन पठार है उस क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है। मरुस्थलीय मृदा पूर्वांचल, ये गलत है क्योंकि ये राजस्थान में जो रेतीला प्रदेश है, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो ये गलत होगा। लाल व नीली मृदा जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये भी ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो गया सी, मरुस्थलीय मृदा जो है वो पूर्वांचल में नहीं पाई जाती। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। हमें अगर मिट्टी को बचाना है तो कौन सा उपाय नहीं है। अगर हमने पशुचारण करवा दिया, पूरे एरिया में खूब जो घास है या फिर जानवर जो हैं वो पूरा पशुचारण कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मृदा संरक्षण नहीं होगा। बाकी इन तीनों कारणों से मृदा का संरक्षण होता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। अगला हमारा है, मैच करना है, निम्न विकल्पों पर विचार कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में। और लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक। तो ये सही होना चाहिए। हाँ, तो 2, 3, 4, 1 यानी बी जो है हमारा ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अगला जो चैप्टर है हमारा वो है कृषि, ठीक है। यहाँ पर हमने संसाधन एवं विकास कर लिया, अब हम कृषि चैप्टर पे आते हैं। तो कृषि के लिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न कथनों में कौन सा भारत में कृषि के महत्व को इंगित नहीं करता, यानी कि जो कृषि की, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को नहीं बताता, उसके बारे में बताना है। तो भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, ये कृषि की महत्वता बताता है। कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, ये भी ठीक है। हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्नों का उत्पादन कृषि से होता है, ये भी ठीक है। कृषि भारत में द्वितीय क्रियाकलाप है, ये गलत है, क्योंकि कृषि जो है भारत में प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, ना कि द्वितीय। तो इसका आंसर हो गया डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के लिए सही नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, सही है या सही नहीं है। आप ऑप्शन देख के हड़बड़ा ना जाना कि आपको ये लगाना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन आपको क्वेश्चन पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा है सही नहीं है, तो इस कृषि में कृषि उत्पादकता अधिक होती है, तो ये सही नहीं है। इस कृषि में कृषि उत्पादकता पे ध्यान नहीं दिया जाता, जीविका पे ध्यान दिया जाता है कि पैसे जो हैं वो ज़्यादा कमाया जाए,
एक तरीके से, जैसे कि अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं तो उससे आप अपने घर का उत्पादकता, जैसे चावल और गेहूं है, अगर उसको आप उगाते हैं तो वो कृषि उत्पादकता में अधिक होती है। लेकिन हम गन्ने की बात करें, जूट की बात करें, तो ये जीविका निर्वाह के लिए होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा मैच करना है। तो राज्य बताया गया है, देश बताया गया है और कृषि का नाम बताया गया, यानी कि कौन से राज्य में कृषि को किस नाम से पुकारा जाता है, कृषि करने के तरीके को। ठीक है, तो असम और मेघालय में झूम कृषि, मणिपुर में दीपा, आंध्र प्रदेश में पोंडू और मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया। तो बाकी तो सारे सही हैं, लेकिन मणिपुर में दीपा जो है वो गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन गहन निर्वाह कृषि के लिए नहीं है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि के लिए नहीं है, तो इसका आंसर है ये कृषि झूम खेती कहलाती है। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि जो है वो झूम खेती नहीं कहलाती है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो फसल दी हुई है और वहां पर राज्य, यानी कि किस राज्य में वो जो फसल, पर्टिकुलर फसल दी हुई है वो ज़्यादा उगाई जाती है। तो चाय जो है असम में ज़्यादा उगाई जाती है, ये सही है। गन्ना उत्तर प्रदेश में, ये भी ठीक है। जूट बिहार में, ये गलत है, क्योंकि जूट जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। और कॉफ़ी कर्नाटक, ये ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में कौन सी शस्य ऋतु नहीं है जिसमें कि फसल जो है वो उगाई जाती है। तो जैसे रबी फसल हो गई, खरीफ फसल हो गई, जायद फसल हो गई, उसी तरीके से। तो झूमिंग जो है यहाँ पर दे रखा है, ये कृषि का एक तरीका है, कृषि करने का एक तरीका है। झूमिंग जो है वो शस्य ऋतु नहीं है। ठीक है, ओके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बता रखा है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत, ये बता रखा है। तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी फसलों के लिए अच्छी होती है। ठीक है, दूसरा है चावल जो है वो मक्का, ज्वार, बाजरा रबी की मुख्य फसलें। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है केवल एक सही है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन से असम और पश्चिम बंगाल में धन की फसल नहीं है। धन, यहाँ पर धन है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे अमन, बेबर, ओस और बोरो। ठीक है, तो यहाँ पर असम और पश्चिम बंगाल में यहाँ धान होना चाहिए। ठीक है, तो बेबर जो है वो धान की फसल नहीं है। निम्न में कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल है। खरीफ फसल कौन सी होती है, चावल। ठीक है, यहाँ पर चावल जो है। और जो रबी फसलें हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना, ये रबी फसलें होती हैं। और चावल जो है वो खरीफ फसल होती है। जायद फसल कौन सी होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा। ठीक है, ये जायद फसलें होती हैं। निम्न में से कौन सी प्रमुख तिलहन फसल नहीं है। सरसों भी है, सोयाबीन भी है, मूंगफली भी है, जिनसे तेल बनता है, तिलहन फसलें हैं। जूट जो है वो तिलहन फसल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये बहुत इजी है बच्चों, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारत में भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण किस समस्या का प्रसार हो रहा है। भूशरण का, उपविभाजन, उपविखंडन का, उर्वरता का नाश या धन की समस्या। तो उपविभाजन और उपविखंडन, यानी कि जो पुश्तैनी जो जमीनें हैं उसको इतने छोटे छोटे भाग में आपस में उत्तराधिकार के नियम के तहत बांट दिया जाता है कि बहुत थोड़ा सा जो एक लैंड जो होता है वो कुछ ही लोगों के हाथ में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपविभाजन या उपविखंडन यानी भूमि को टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे भाई हैं, 4 भाई हैं, तो एक जमीन को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो टुकड़े कर दिए भूमि के। तो उसकी समस्या को हल करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, तो चकबंदी। ठीक है, चकबंदी कार्यक्रम चलाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, इनका अध्ययन करके सही विकल्प को हमें चुनना है। तो मौसम की जानकारी के लिए दूरदर्शन पर मौसम संबंधी कार्यक्रम चलाए गए हैं। आग तथा सूखा से बचने के लिए फसल बीमा दी गई है। और कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। तो ये तीनों ही सही लग रहे हैं, देखते हैं। हाँ, तीनों ही सही हैं।
तीनों ही जो है सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है, जिससे कि अच्छे से इन सारी चीज़ों में, फसलों में सुधार किया जा सके, खेती में सुधार किया जा सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है जो मैच नहीं होता? तो किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए फसल बीमा। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने यहाँ पर देखा फसल बीमा किस लिए था? आग और सूखा से बचाने के लिए था। ठीक है, किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए फसल बीमा नहीं था। तो ये पहला ही ऑप्शन जो है ये गलत है, ये मैच नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भारतीय कृषि की समस्या नहीं है? ठीक है, भारतीय कृषि की समस्या कौन सी नहीं है? तो भारत का किसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन कर रहा है, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है लोगों को, कृषि में क्षेत्र में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा लोग लगे पड़े हैं, प्रचंड बेरोजगारी है, पर्याप्त रोजगार नहीं है, कृषि की विकास दर बहुत कम है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी परेशानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में हुई क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो तिलहन उत्पादन की क्रांति को पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ नीली क्रांति मछलियों से रिलेटेड है, हरित क्रांति खाद्यान्नों से, गेहूं चावल से रिलेटेड है, और श्वेत क्रांति दूध से जुड़ी हुई है। ठीक है, श्वेत मतलब तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो अगला चैप्टर है वो है विनिर्माण। ठीक है, हमने संसाधन एवं विकास कर लिया, हमने कृषि चैप्टर कर लिया, अब हम करेंगे विनिर्माण उद्योग के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, देखिए आपका जो जल संसाधन है और आपका जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसका जो मैप आइटम है वो ही आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको मैप करना है। ठीक है, आपको उसमें कुछ भी क्वेश्चन आपके ऐसे रिटर्न में नहीं आएंगे जो आपको करना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपके मैप आइटम्स जो हैं वो उन 2 चैप्टर्स में से आएंगे। तो यहाँ पर हमें विनिर्माण जो चैप्टर है हम उसको शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन विनिर्माण के अर्थ को स्पष्ट करता है? विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में बदलने के लिए हमें वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, उसे फैक्ट्री में एक तरीके से हम उसको उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं विनिर्माण। ठीक है, तो ये जो हमारा बी स्टेटमेंट है, जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होता है विनिर्माण के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न कौन सी गतिविधि विनिर्माण का उदाहरण नहीं है? तो गन्ने से चीनी बनाना, कपास से वस्त्र बनाना, लौह अयस्क से लोहे वाला जो सामान है वो बनाना, या अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो गन्ने से चीनी बनाना, एक फैक्ट्री में काम हो रहा है, उस कच्चे माल से चीनी बनाई जा रही है। कच्चा माल कपास, उससे वस्त्र बनाया जा रहा है। कच्चा माल लौह अयस्क है, उसे लोहे का सामान बनाया जा रहा है। तो ये तीनों ही जो हैं वो विनिर्माण का उदाहरण है। लेकिन अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, अध्यापक अपनी सेवा दे रहा है, तो ये तृतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ये विनिर्माण का उदाहरण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन विनिर्माण उद्योगों के महत्व को स्पष्ट नहीं करता, उसके महत्व को नहीं बताता? ठीक है, उद्योग देश की प्रगति में सहायक नहीं होते, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे उद्योग से ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चलती है, विकास करती है। तो उद्योग जो है वो देश की प्रगति में सहायक नहीं होते, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला, औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। उद्योगों का नगरीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। उद्योग कभी भी नगरों के पास नहीं लगाए जाते, ये भी गलत है, क्योंकि उद्योग नगरों के पास ही लगाए जाते हैं ताकि उनको बाजार मिल सके। उद्योग और गांव साथ साथ चलते हैं, उद्योग और गांव साथ साथ जो है वो चलते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, साथ साथ नहीं चलते हैं बल्कि। तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा कथन जो है वो सही है, उन्होंने बोला है तो औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलते हैं, औद्योगिकरण और गाँव साथ साथ नहीं चलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा कारण औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता? यानी कि कौन सा कारक जो है वो नहीं होगा तो उससे उद्योग जो है प्रभावित नहीं होगा। देखिए, हमें कोई भी उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल चाहिए, हमें शक्ति के साधन चाहिए, हमें वर्कर चाहिए, ठीक है, हमें बिजली चाहिए, हमें उस सामान को बनाने के बाद बाजार भी चाहिए जहाँ पे हम उस सामान को बेच सकें। लेकिन अगर मिट्टी नहीं होगी तो हमारा उद्योग जो है वो प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया, मिट्टी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित है, ठीक है।
लोहा इस्पात उद्योग खनिज आधारित है, ये भी ठीक है। डेयरी उद्योग वन आधारित नहीं है, ये भी कृषि आधारित है। चमड़ा उद्योग पशु आधारित, ये ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? सी, डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग जो है वो कृषि आधारित ही है, क्योंकि डेयरी से प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमें जानवरों से ही मिलते हैं। अब है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र है, बजाज ऑटो लिमिटेड निजी क्षेत्र है। अगला है ऑयल एप्पल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र है, और डाबर उद्योग जो है वो निजी क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए डाबर उद्योग निजी क्षेत्र है, और ऊपर हम आएंगे अगर तो बजाज ऑटो लिमिटेड ये भी निजी क्षेत्र है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है। एप्पल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक निजी क्षेत्र है, वो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, तो ये गलत है, यानी कि हमारा ये सी ऑप्शन हमारे आंसर है। अगला है निम्न में कौन सा उपयोक्ता उपयोग उद्योग नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हम दंत मंजन उद्योग है, कागज उद्योग है, सिलाई मशीन उद्योग जो है ये उपयोक्ता उद्योग है, लेकिन पेट्रो रसायन जो है वो उपयोक्ता उद्योग नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग उत्पादक के कपास क्षेत्रों निम्न में से किन राज्यों तक सीमित था? यानी कि हम देखेंगे कि अगर आज के ज़माने में, आज के टाइम पर हम देखें तो जो कपास है या काली मिट्टी है वो किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, या जो सूती वस्त्र उद्योग है वो किन क्षेत्रों तक ज़्यादातर सीमित हैं? तो गुजरात और महाराष्ट्र इसका आंसर है, यानी कि आंसर बी, गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर केंद्र स्थापित है, तो इसलिए ये आंसर जो है बी, गुजरात और महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में कौन सा कारण सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीय कारण को बढ़ावा देने वाला कारण नहीं है? तो जो सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा नहीं देता, हमें वो कारण बताना है। तो सूती वस्त्र के लिए हमें कपास की उपलब्धता होनी चाहिए, बाजार होना चाहिए, परिवहन भी होना चाहिए। श्रमिकों का पलायन अगर हो गया तो जो सूती वस्त्र उद्योग है उससे बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भारत में अधिकांश पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 1 व 2 बिल्कुल सही है। हालांकि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पटसन जो है वो उगाया जाता है। अब हमारा अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई? 2005 में। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न में से किस कारण ने जूट उद्योग को पुनः उत्पादन का अवसर दिया है? तो वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, यानी कि ये जो प्लास्टिक बैन कर रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक को बैन करने की मांग हुई है, तो जो जूट के थैले हैं उनको बढ़ावा मिला है कि उनको आप प्रयोग कीजिए। तो इस वजह से जूट उद्योग ने काफ़ी जोर पकड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूती वस्त्र महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है, जूट उद्योग पश्चिम बंगाल भी ठीक है, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक है, लेहा यहाँ पर लिखा है, ये लोहा होगा, लोहा इस्पात उद्योग जो है तमिलनाडु, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अगर झारखंड या छत्तीसगढ़ आया तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? तो बच्चों ये बेंगलोर है, हमारे भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। अगला क्वेश्चन है, उद्योग निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? तो उद्योगों से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं? वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण होता है, और तापीय प्रदूषण। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए बच्चों, और जो हमारा जो 7वां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, उसके लिए मैं अलग से जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। इस पीडीएफ में सिर्फ इतने ही हमारे जो चैप्टर हैं वो कवर हो सके हैं। तो बच्चों आप संसाधन एवं विकास, कृषि और विनिर्माण उद्योग से रिलेटेड 1 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में देख सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प होगी। ये अब्रार सर ने तैयार किए हैं, जो कि ज्योग्राफी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत काम करते हैं। 10th के बच्चों के लिए क्वेश्चन और सारा जो सपोर्ट मटेरियल है वो रेडी करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो बच्चों ये कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें
और मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।